करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। इसलिए जनता ने कहा कि भाई देखो, आपके बस का है नहीं, आप जहां के लायक वहीं बैठो। और हम लोगों ने प्रदेश के भावों का सम्मान किया और पहले दिन से हम लोग इस बारे में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश तो संभावना वाला प्रदेश है। ये लोग क्या कहते थे, यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां तो जो सपा का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा वही हम लोग करेंगे, बाकी। मैं तो देख के ताजुब कर रहा था महोदय, जब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय बैठने के लिए जाने लग गया, मुख्यमंत्री कार्यालय की क्या स्थिति थी, शास्त्री भवन की क्या दुर्गति कर रखी थी। मैंने पूछा वहां पे, मैंने पूछा भी क्या यहां पे श्रीमान जी पूर्व मुख्यमंत्रीगण आते थे कि नहीं आते थे। सभी लोगों के चेहरे झुके हुए थे, सभी लोग कुछ नहीं, मौन थे। बाद में एक सज्जन मुझे बोले कि वह तो कभी कभार। मैंने कहा कभी कभार का मतलब? कहा साल में एक आध बार। तो मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री साल में एक बार दो बार ही कार्यालय आएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। और यही होता था, यही होता था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो 10 मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक के लिए जाते थे, बाकी गायब, बाकी गायब। और फिर सपना देखते थे बड़ा, उत्तर प्रदेश को हम यूरोप बना देंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं। योजनाएं बनती थी स्वयं के लिए, परिवार के लिए, दायरा कभी बढ़ा नहीं पाए आप लोग, दायरा बढ़ा नहीं पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। आपने ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी ने, मैं कभी कभी बहुत अच्छे महापुरुष इसमें पैदा हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव का कौन नहीं सम्मान करता है, जयप्रकाश जी का सम्मान कौन नहीं करता है, डॉक्टर लोहिया का सम्मान कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर। मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो ये अरे आज वहां पे कोई रैली, आपकी आज रैली है ना कोई, टोका-टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधानसभा में उसका प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं। ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? तो मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तो उस एक मासूम बच्चे की, आप सुनिए ना, तो देखिए मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, हम किसी की बात को, आपका भी सम्मान है कि आपने जब कही तो मैंने आपसे कहा, सम्मान है। देखिए आप, हम लोग सम्मान करते हैं सदन का, नेता सदन का, उस कुर्सी का, लेकिन असत्य का हम लोग लेकिन आपने जो बात कही मैं उसको बात कर, ये फोटो देखिए, आपका एमपी मैं ना हो, आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एमपी ना हो,
और वो मगर ही न हो साथ में तो जो कहिए तो मैं पूछना चाहता हूं, आज ही समाजवादी पार्टी का सम्मेलन है देश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में उस अपराधी के द्वारा पोस्टर लगाए गए कि नहीं लगाए गए हैं? और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ लगाए लगाए हैं उसने, आप जाकर देखिए उसने। ये जितना आपका सम्मान हम लोग करते हैं तो सम्मान को हम लोग को बरकरार रखने दीजिए। महोदय, ये होर्डिंग और जो पोस्टर वहां अलीगढ़ में लगे हुए हैं, किसके हैं और क्यों लगाए गए, कैसे लगा दिए गए? बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? एक दिन में नहीं लगे हैं, आज इनका सम्मेलन है वहां पर, और उस सम्मेलन में वो पीड़ित बालिका भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उस अपराधी का संबंध किससे है। हम सच को एकदम झुटलाना चाहते हैं, हम सच को भी यानी धूल झोंकना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन को आपने एक अस्वाभाविक, अव्यवहारिक और एक अमानवीय आंदोलन बना दिया, और महोदय इसीलिए लोग इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं करते हैं, वैसे चर्चा नहीं करते। सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं इन लोगों में, कोई इन लोगों में न सच को स्वीकार करने की क्षमता है और न आदत ही है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदेश को चलाने का प्रयास किया अलग अलग तरीके से, और मैं इसीलिए महोदय कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बजट के जो प्रावधान किए हैं, ईज ऑफ लिविंग के लिए जो व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के अंदर हुई, ये केवल व्यक्ति के जीवन की सुगमता का ही आधार नहीं बना, सुगमता के साथ साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाने का आधार ही बना है। आवास के माध्यम से, विद्युत के कनेक्शन के माध्यम से, या फिर उसको राशन की पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के माध्यम से, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने के माध्यम से, या फिर किसी भी फील्ड में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के भी हर एक व्यक्ति को आशंका थी। उत्तर प्रदेश कोरोना के दौरान इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर आएंगे, क्या होगा इनका? हमने कहा उत्तर प्रदेश में आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश उनको सम्मान के साथ लेगा भी और सम्मान के साथ उनकी व्यवस्था भी करेगा। हम लोगों ने दोनों काम भी किए, और आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आया, किन्हीं मजबूरियों के कारण उसको बाहर जाना पड़ा होगा, लेकिन आज वो प्रदेश के अंदर ही, ज्यादातर प्रदेश के अंदर ही रोजी रोजगार के साथ जुड़ चुका है और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उनका योगदान ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए आधार बन रहे हैं। ये हम लोगों को ये कार्य उस जिससे हम लोगों ने आगे बढ़ाया, गांव गांव को सड़कों के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, पेयजल की स्कीम, हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना बड़ा कार्य होने जा रहा है। अब ये कहेंगे कि तो समाजवादी पार्टी भी करना चाहती थी। है भाई कह रहा हूं ना, ये बैठे बैठे टिप्पणी ठीक है। देखिए एक बात बताऊं मैं, 1947 से लेके 2017 तक प्रदेश में केवल 2% से कम लोगों को हर घर नल की योजना के साथ जोड़ा गया था ग्रामीण क्षेत्र में, और 2017 से लेकर के अब तक हम उसको 10% तक पहुंचा चुके हैं। और याद करना, मैं इसको बोल रहा हूं फिर, 1 साल के अंदर हम चुनाव में जाने जा रहे हैं, अगले 9 महीने के अंदर हमें चुनाव में जाना है। अगले 9 महीने के अंदर देखना, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बिंद क्षेत्र में, और अभी कुछ ही दिनों के अंदर 30,000 राजस्व गांवों की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। एक साथ पाइप पेयजल की स्कीम, इन सब में हम लागू करने जा रहे हैं।
सब में लागू करने जा रहे हैं। और योजना जो लागू होगी वो एक दिन के लिए नहीं होगी, 10 वर्षों तक उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी कार्यदायी संस्था को निभानी पड़ेगी। जल जीवन मिशन, हर घर नल की योजना, और पहले ग्रामीण क्षेत्र में था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने यूनियन बजट में भी जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्रों के साथ जोड़ने का भी काम किया है, और शहरी क्षेत्र की भी हमारी कार्य योजना तैयार हो चुकी है, उसको भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह है विकास का रोड मैप, ईज ऑफ लिविंग का। आखिर लोग अच्छी सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, उनको शुद्ध पेयजल मिल जाए। शुद्ध पेयजल आपके लिए एक एजेंडा हो सकता, हमारे लिए उसके जीवन की सुगमता के साथ साथ उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी चाहिए, आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य। नेता प्रतिपक्ष भी और आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के बारे में आप सब जानते हैं। अलग विषय है कि अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दायित्व आपने संभाला, लेकिन संवेदना कभी उन बच्चों के प्रति नहीं आपने व्यक्त की, जबकि मरने वाले 90% बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। आप वोट बैंक तो बनाने का बात करते थे, कभी नहीं उसके बारे में आप लोगों ने चिंता व्यक्त की। और इंसेफ्लाइटिस 1977 से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के साथ साथ 38 जनपद ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। उस पे हम 1998 में पहली बार मैं सांसद बना था, हम लोगों ने इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए, आंदोलन किए, संसद में मैंने कई बार इस मुद्दे को रखा, और मुझे लगता है हर संसद के सत्र में मैं इस मुद्दे को रखता भी था। हम लोगों ने इस पे व्यापक रूप से सरकार के संज्ञान में इन सब बातों को रखने का प्रयास भी किया, लेकिन महोदय, इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में आज हम सफल हुए हैं, और 95% मौतों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 2 योजनाओं ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। एक स्वच्छ भारत मिशन, हर घर तक शौचालय पहुंचाने का कार्य, इज्जत घर उसका नाम ही रखा गया। ये उस व्यक्ति, उस परिवार की, महिला की गरिमा की रक्षा का भी आधार बना, लेकिन साथ साथ एक गरीब के स्वास्थ्य को भी आरोग्यता प्रदान करने का भी एक आधार बना है। और स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों ने दोनों को फोकस किया था, स्वच्छता को भी किया था और साथ साथ शुद्ध पेयजल को भी आधार बनाया था। अंतर विभागीय समन्वय उसी का कारण था, और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने इसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। ये काम पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन जब गरीब के लिए सोच हो तब ना, जब गरीब के बारे में कोई एजेंडा हो तब ना। इन 40 लाख गरीबों को पहले भी आवास मिल सकता था, 1 करोड़ 38 लाख लोगों को पहले भी विद्युत के कनेक्शन मिल सकते थे। इन लोगों को पहले भी अन्य सुविधाएं मिल सकती थी, रसोई गैस के कनेक्शन इन गरीबों को पहले भी मिल सकते थे। प्रदेश के अंदर जिन 56 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, पहले भी दिए जा सकते थे। हर परिवार के पास राशन कार्ड पहले भी उपलब्ध कराया जा सकता था, लेकिन जब एजेंडे का हिस्सा हो तब ना, जब उसके बारे में एक सोच हो तब ना, लेकिन वह नहीं था। हर क्षेत्र में बैंक की सुविधा, और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोग बीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम चरणों में लेकर के आ गए हैं। अब गांव के व्यक्ति को अपना पैसा निकालने और पैसा जमा करने के लिए गांव के 5 किलोमीटर दूर बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर ही बीसी सखी उसको ये सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये सभी कार्य ईज ऑफ लिविंग में है। हर व्यक्ति के जीवन, यानी केवल व्यवसाय की ही सुगमता नहीं होगी, बल्कि
हर व्यक्ति को जीवन की सुगमता के साथ जोड़ने का काम भी ईज ऑफ लिविंग के साथ भी जोड़ने का काम हम करेंगे। और ईज ऑफ लिविंग का आधार है 2021-22 का यह प्रदेश सरकार का यह बजट, जिसको हमारे वित्त मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया। महोदय, किसानों के बारे में बड़ी चर्चा होती है और बहुत चर्चा पहले दिन से हम लोग सुन रहे हैं और अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें। मैं सोचता था कि नेता प्रतिपक्ष इस दौरान हमें